बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड के अंदर वो है फ्लेक्सिबल वर्सेस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, इनफैक्ट लाइकिंग एंड राइटिंग टू मी। होपफुली यू विल आल्सो लाइक दिस वीडियो। जैसे कि आपने पहली मेरी बाकी वीडियोस को पसंद किया है। इस वक्त तक तकरीबन कोई 350 के करीब वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे। आप जाके अपने चैनल को, इसी चैनल को एक्सप्लोर करें और उसमें मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इससे कबल कि हम फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो एक्सचेंज रेट सादा तरीन लफ्ज़ों में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो एक्सचेंज रेट क्या है? इट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज फॉर अनदर। आपको भी यकीनन शायद अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपने रुपये के बदले में डॉलर या डॉलर के बदले में रुपीज़ या कोई रियाल वगैरह कोई ना कोई अपने करेंसी को जो है वो डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज किया होगा। तो जिस रेट पे आपने वो एक्सचेंज किया है उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये भी है कि डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी की क्या कीमत बनती है डोमेस्टिक करेंसी में। जैसे कि मिसाल के तौर पे आजकल डॉलर जो है वो तकरीबन 158 रुपए का, 158 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब है कि 1 डॉलर की कीमत डोमेस्टिक करेंसी यानी हमारी पाकिस्तानी करेंसी में क्या हो जाएगी? 158। तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक करेंसी डिवाइड बाय फॉरेन करेंसी। तो आप ऊपर क्या डोमेस्टिक करेंसी हमारी कितनी है? 158 डिवाइड बाय फॉरेन करेंसी 1 डॉलर, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 158। So it is also defined as the foreign currency price of a unit of the domestic currency. उनका एक यूनिट हमारे कितने यूनिट के बराबर है? ठीक है। सो इट्स अ सिंपल डेफिनेशन कि इट इज़ अ रेट एट विच वी एक्सचेंज करेंसी फॉर डोमेस्टिक करेंसी फॉर फॉरेन करेंसी। अब हम आते हैं जी एक्सचेंज रेट सिस्टम्स पे। हमारे पास दो बड़े एक्सचेंज रेट सिस्टम हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। वीडियो में जुड़े रहिएगा, आपको एट द एंड एक छोटा सा बोनस भी मिलेगा। एक तीसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम भी एक्सप्लेन करूंगा, वो पहले इन दो को आप समझ लें। इसके बाद एक तीसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ या किसी की करेंसी यानी बड़ी करेंसी के साथ, इंटरनेशनल करेंसी के साथ जोड़ देती है और उसके साथ एक रेट फिक्स कर देती है। उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो गवर्नमेंट हैव असाइन्ड देयर करेंसीज अ पार वैल्यू, कि वो एक इसको पार वैल्यू मीन्स उसके बराबर की एक वैल्यू बना देते हैं। वो मोस्टली गोल्ड के साथ होती है या की करेंसी के साथ। पहले गोल्ड के साथ हुआ करती थी, जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इल्म होगा कि पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता था 73 से तक, 73 तक ऑलमोस्ट। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था कि ऑफिशियल एक्सचेंज रेट क्या होता था कि कैसे करते थे। मिसाल के तौर पे यूएस डॉलर और यूके पाउंड का ऑफिशियल एक्सचेंज रेट तय करना है तो कैसे करेंगे? फ़र्ज़ कर लें कि जी 2 डॉलर का जो है वो 1 पाउंड मिल रहा था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो गोल्ड ख़रीदता है और बेचता है कितना? 34 डॉलर पर आउंस, और यूके जो है वो 17 डॉलर पर आउंस पे अगर ख़रीद रहा है। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड में ये था कि अगर यूके जो है वो 17 पाउंड का 1 आउंस गोल्ड खरीदता है, यानी 17 पाउंड देकर 1 आउंस खरीदता है, और जो यूएस है वो 34 आउंस देकर 34 डॉलर देकर 1 आउंस खरीदता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 34 डिवाइड बाय 17, तो 2 डॉलर पर पाउंड। तो एक्सचेंज रेट कैसे सेट हुआ? गोल्ड की बेस पे। अब चूँकि गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया है, सो बहुत सारी दुनिया ने जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करके अब वो क्या कर रहे हैं कि की करेंसीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। बल्कि अब तो ख़ैर वो भी सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता बदल रहा है, लेकिन बहरहाल अभी तक वही चल रहा है। सो मेजर इंडस्ट्रियल नेशन हैव दे सेट देयर करेंसीज़ पार वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड अंटिल गोल्ड वाज़ फेज्ड आउट 70s, ठीक है? तो वो जब 70s में आईएमएस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम चेंज हुआ और उसके बाद से ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब करेंसी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे कैसे तय होती है? की करेंसी के साथ। की करेंसी क्या होती है? की करेंसी कहते हैं उस बड़ी करेंसी को जो इंटरनेशनली वाइडली ट्रेड हो रही हो और एक्सेप्ट हो रही हो। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने
अपने करेंसी को जोड़ा हुआ है किसके साथ, डॉलर के साथ, ठीक है। और बहुत सारे मुल्क हैं, कईयों ने यूरो के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, कईयों ने जापानीज येन के साथ। तो हमने जो है वो चूंकि अपने मुल्क को, अपनी करेंसी को डॉलर के साथ जोड़ा, तो हमारे लिए की करेंसी जो है वो क्या है, डॉलर। So key currency क्या, it's widely traded on the money markets, has demonstrated relatively stable value over a time and has been accepted as a means of international settlement. तो ये वो वैल्यू होती है जिसको इंटरनेशनली सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम डॉलर्स ही या लेते हैं या देते हैं, ठीक है। या लोन्स भी, जो फॉरेन डेट हमें मिलता है वो भी डॉलर्स के फॉर्म में मिलता है, हम रीपे भी डॉलर के फॉर्म में करते हैं। तो इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए ये करेंसी इस्तेमाल हो रही है। तो हम चूँकि डॉलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमने अपनी करेंसी को, मीन पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को की करेंसी यानी डॉलर के साथ जोड़ा हुआ है। कुछ कंट्रीज़ क्या करते हैं कि उन्होंने बास्केट ऑफ करेंसीज़ के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। यानी वो किसी एक की करेंसी को नहीं, बल्कि 3-4 बड़ी इंटरनेशनल करेंसीज़ को लेकर उनकी एक वैल्यू बना के उसको वो यूज़ करते हैं। बाज़ जो हैं वो एसडीआर्स को भी यूज़ करते हैं, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ के जो हैं वो उसको भी एज ए की करेंसी या यूज़ करते हैं। बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाते, हमने ये देखना है कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे चलता है। अब की करेंसी को क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि ये एक इंटरनेशनल करेंसी होती है, और ये इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमारी यानी डोमेस्टिक करेंसी के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है। अब एक एग्जांपल है कि जी फ़र्ज़ करें, नॉर्वेन इंपोर्टर जो है वो, नॉर्वे का जो है वो इंपोर्ट करना चाहता है अर्जेंटीना से बीफ, ठीक है। तो अर्जेंटीना का जो एक्सपोर्टर यानी वो क्या करेगा, इज़ अनश्योर ऑफ व्हाट नॉर्वेन क्रोन विल परचेज इन 1 ईयर। अब उसको नहीं पता कि जी अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये नॉर्वेन का जो क्रोन है यानी उनकी जो करेंसी है, ये एक 6 महीने में, साल में ये इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या वर्थ होगी। तो वो कहेगा भाई हमें क्रोन नहीं चाहिए, आप हमें क्या करें, हमें डॉलर दे दें, जैसे कि हम पाकिस्तान में करते हैं। इसी तरह नॉर्वेन इंपोर्टर माइट डाउट द वैल्यू ऑफ अर्जेंटीना पैसो। वो अगर नॉर्वे वाले अर्जेंटीना से कोई चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें भी आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें डॉलर दे दें या कोई की करेंसी दे दें। तो की करेंसी इज़ यूज फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो बहरहाल इसमें क्या करते हैं, एक फिक्स कर दिया जाता है रेट, एक्सचेंज रेट का। फ्लोटिंग इसके बदले में क्या होता है, फ्लोटिंग में ये होता है कि जी एक्सचेंज रेट को अलाउ किया जाता है कि जस्ट टू फ्लोट। फ्लोट जैसे आप कहते हैं ना, तैर रहा है, जैसे कोई चीज़ पानी के बहाव पे तैर रही होती है, तो इसी तरह एक्सचेंज रेट भी फ्लोट करता रहता है। सो विदाउट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी नहीं लगाती, बल्कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वही उसकी वैल्यू को डिटरमिन करता है। सो विद फ्लोटिंग रेट क्या है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट दैट इक्वेट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर जो दो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो एक्टिव होती हैं। तो जिस करेंसी की डिमांड बढ़ती चली जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जिस करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का ये मतलब है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्रोडक्टिविटी लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ये हम आगे चल के तफसीलन अगली वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे छोड़ देते हैं। यानी करेंसी डिटरमिन इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स ओन डिमांड एंड सप्लाई। दोनों सिस्टम्स के फ़ायदे नुकसान क्या हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, सिंपल है, क्लैरिटी एक्सचेंज रेट है, बस ऑटोमेटिक रूल फॉर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। एक फिक्स किया होता है जी 1 रुपया इतने डॉलर के बराबर है, या 1 डॉलर इतने रुपए के बराबर है। और फिक्स चूंकि होता है तो उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी निस्बतन आसान होता है। नुकसान क्या है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना सकते क्योंकि आपकी करेंसी पेग हो चुकी है, जुड़ गई है इंटरनेशनल यानी कि करेंसी के साथ। वल्नरेबल टू स्पेकुलेटिव अटैक्स, अगर वहाँ पे कोई स्पेकुलेशंस हो रही हैं तो आपकी करेंसी भी उसी तरह इफेक्ट होती है, ठीक है। फ्लोटिंग में क्या होता है, कंटिन्यूस एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिमांड सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सप्लाई ज़्यादा आ रही है फॉरेन करेंसी की, ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। ऑपरेट अंडर सिंप्लीफाइड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, बेसिक इकोनॉमिक फोर्सेस पे चल रहा है। अलाउ गवर्नमेंट टू सेट इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। आप आज़ाद हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी खुद बना रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई, आप किसी के साथ
जोड़ा नहीं है आपने, फिक्स नहीं किया हुआ। नुकसान क्या है इसका? कंड्यूसिव फॉर प्राइस इन्फ्लेशन, से इन्फ्लेशन हो जाती है, क्योंकि अगर सप्लाई आपकी करेंसी की बढ़ रही है मुसलसल या डिमांड कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो जाएगा। डिसऑर्डरली एक्सचेंज मार्केट्स कैन डिस्टर्ब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब इस किस्म की इन्फ्लेशन या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होंगी तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी सेट नहीं रहेंगे, और रेकलेस फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनेंगी, यानी ख़तरनाक किस्म की पॉलिसीज़ हो सकती हैं फाइनेंशियल, क्योंकि कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। सो व्हाट इज़ बोनस इन इट? बोनस, मैंने आपको जैसे बताया कि एक तीसरा सिस्टम भी होता है, वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग क्या है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कुछ कुछ फ्लोट करे और कुछ कुछ हम मैनेज करेंगे। इसका मकसद ये होता है कि करेंसी को फिक्स तो नहीं किया जाता किसी की करेंसी के साथ, बल्कि क्या किया गया जाता है कि करेंसी को थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होने दिया जाता है, एंड देन गवर्नमेंट इंटरवीन, जब वो इंटरवीन करती है तो उसको मैनेज कर लेती है। तो ये जो जब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ तो उसके बाद ज़्यादा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, यानी 70s के बाद, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें ये करीब-करीब फ़िक्स्ड के होता है, लेकिन बहरहाल कुछ इसमें इजाज़त होती है फ्लेक्सिबिलिटी की भी। मिसाल के तौर पे अभी आपको मैं अगर पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जब ये हमारी करंट गवर्नमेंट आई तो उस वक़्त डॉलर तकरीबन 100 रुपए का था, यानी तकरीबन 100 के लगभग का डॉलर था। तो चूँकि हम फ्लोटिंग पे थे तो करंट गवर्नमेंट जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पाई, तो वो 100 से 105, 110, 120, 30, 40, 50, इवन 170 तक चला गया। उस वक़्त गवर्नमेंट को होश आया और गवर्नमेंट ने मैनेज करने की कोशिश की, ठीक है? तो मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड डिस्कशन, देयर वाज़ अ बिग प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो इसको इंटरवीन करके काबू नहीं कर सके, और इतना ज़्यादा डिवैल्यू हुई हमारी करेंसी। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो पिछली गवर्नमेंट और उससे पिछली गवर्नमेंट और उसकी पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसे होता था कि जब गवर्नमेंट आती थी तो फिर हमारी करेंसी फ्लक्चुएट करती थी, लेकिन वो किसी हद तक मैनेज कर लेते थे। लाइक प्रेसिडेंट मुशर्रफ के रिजीम में 5 से 6 रुपए में का फ्लक्चुएशन आया, देन दे मैनेज्ड इट विद इन 50 एंड 60। देन जब से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसमें उन्होंने तकरीबन 60 से एकदम 80 पे चली गई, लेकिन बहरहाल उन्होंने वहाँ उसको रोक लिया। फिर पीएमएल की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 80 से उसको 100 तक चला गया, विद इन 20 रुपीज़ उन्होंने उसको रोका। बहरहाल वो फिर 120 पे गया, लेकिन उसको फिर वो किसी तरीके से वापस लेकर आए। तो मीन्स दे आर मैनेजिंग। जबकि करंट गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जब बढ़ना शुरू हुई तो बढ़ती ही चली गई, और तकरीबन 70 रुपए तक की डिवैल्यूशन हुई, और अब थोड़ा सा वापस हम आ रहे हैं तकरीबन 157 158 के ऊपर। तो मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे आप छोड़ देते हैं, तो जब एक करेंसी की डिमांड बढ़ती चली जाती है तो उसकी वैल्यू उसी तरह बढ़ती चली जाती है। तो जैसे मैंने आपको करंट गवर्नमेंट की एग्जांपल दी कि जब आपको याद होगा कुछ 1 साल डेढ़ पहले कि जब गवर्नमेंट में हमारा जो रुपया है वो डिप्रिशिएट हो रहा था और डॉलर एप्रिशिएट हो रहा था, तो मार्केट से डॉलर मिलता भी नहीं था। पीपल आप अगर आपको ने कहीं इसको एक्सपीरियंस किया हो, मुझे उस वक़्त चाहिए थे कुछ डॉलर, तो मैं मार्केट गया तो वो कहते थे जी, मनी चेंजर्स कहते थे हमारे पास डॉलर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर हम आज 101 125 पे इसको देंगे तो कल हमें 135 पे खरीदना पड़ेगा, 140 का खरीदना पड़ेगा। ये इतनी तेज़ी से एप्रिशिएट हो रहा है। तो वो क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ठीक ना हो सके, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली मैनेज ना कर सके। सो बहरहाल मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है कि वी लेट द करेंसी टू फ्लोट बट विद इन ए सर्टेन लिमिट्स। और बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होने लग जाए, सॉरी डिप्रिशिएट होने लग जाए करेंसी, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको जो है क्या करती है, उसको मैनेज करने की कोशिश करती है, कि वरना आपकी करेंसी जैसे जिम्बाब्वे में हुआ कि अब नॉर्मल इन्फ्लेशन होगी, मतलब $1 बिलियन बिलियन जिम्बाब्वियन करेंसी में कन्वर्ट हो रहा था। इसी तरह ईरान में भी हुआ, काफ़ी हाइपर इन्फ्लेशन हुई। अफ़गानिस्तान में तालिबान रिजीम में भी इसी तरह हुआ। तो बहरहाल कंक्लूड करते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट में हम करेंसी को फिक्स कर देते हैं किसी एक की करेंसी के साथ। फ्लोटिंग में हम बिल्कुल अलाउ कर देते हैं फ्लोट करे, और मैनेजमेंट फ्लोटिंग जो कि आजकल ज़्यादा यही चलता है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी यही है कि वी लेट द करेंसी टू फ्लोट बट विद इन ए सर्टेन लिमिट। जब बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होने लगती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। इंटरवीन कैसे करती है? वो डॉलर को की सप्लाई बढ़ा के या डॉलर की डिमांड क्रिएट करके उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। सो आई होप आपको दोनों सिस्टम, बल्कि इनफैक्ट तीनों सिस्टम का डिफरेंस समझ आ गया होगा। बहरहाल फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें।